ममता की आस, दिल्ली कितनी पास। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। बड़ी खबर पहले बता देते क्योंकि ममता बनर्जी दिल्ली में है और सियासी मुलाकातों का दौर जारी है। राज्य के विकास का मुद्दा, वैक्सीन की मांग जैसे मसले के साथ एजेंडा लेकर ममता बनर्जी दिल्ली में है। तमाम विपक्षी दलों से, नेताओं से मुलाकात कर रही है और विपक्षी एकता की कोशिश भी हो रही है। पहले प्रधानमंत्री से मुलाकात की, फिर सोनिया गांधी, राहुल गांधी से मुलाकात की। खबर यह है कि आज वो नितिन गडकरी से भी मुलाकात करेंगी। तो बंगाल की लड़ाई दिल्ली तक जैसी आ गई है। सीएम ममता बनर्जी दिल्ली में है और मेल मुलाकातों की डिप्लोमेसी के जरिए विपक्षी मोर्चेबंदी की बुनियाद खड़ी की जा रही है। खुद ममता सोनिया केजरीवाल से मिलने के बाद दिल्ली में दम भर रही हैं, लेकिन सवाल वही कि ममता की क्या है अगली रणनीति और दिल्ली उनके लिए कितनी पास है। राज्य राज्य खेला होवे, एवरी बूथे खेला होवे, समस्त जगह खेला होवे। आज इन 3 तस्वीरों के विश्लेषण करने का दिन है। दिल्ली में ममता बनर्जी की सोनिया गांधी और अरविंद केजरीवाल के साथ मुलाकात हुई। संसद में विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया और राहुल गांधी की अगुवाई में केंद्र सरकार के खिलाफ विपक्ष का ऐलान जंग। इन 3 तस्वीरों में एक बात कॉमन है, एक बात आपके लिए समझना जरूरी है। मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष फुल एक्शन मोड में है, एकजुट नजर आ रहा है और 2024 की तैयारी शुरू हो गई है। पूरी तस्वीर को समझाने के लिए आपको सियासी घटनाक्रम की कुछ झांकी दिखाते हैं। झांकी नंबर 1, संसद में खेला होवे के नारे। आपकी अनुमति से मैं आज की सिफारिश संशोधित कार्य संचालन सूची के क्रमांक 11 पर अपने नाम के सामने उल्लिखित विषय। झांकी नंबर 2, संसद में पर्चाफाड़ प्रदर्शन। विपक्ष क्या चाहती है? केवल कागज फाड़ के स्पीकर के ऊपर फेंकना, कागज फाड़ के मंत्रियों के ऊपर फेंकना, मंत्री के हाथ से स्टेटमेंट छीन के उसको फाड़ देना। क्या ये चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है? झांकी नंबर 3, बंगाल मॉडल के साथ ममता तैयार। सोनिया जी invited me for a cup of tea. Rahul ji is also there. So we met. We discussed the political situation in general, and also we discussed about Pegasus to COVID situation, and also we discussed about the unity of the opposition. So all we discussed. It was a very good meeting, positive meeting. I think the positive result must come out in the next future. झांकी नंबर 4, सरकार और विपक्ष में आर पार। ये जो हथियार है ये हिंदुस्तान के खिलाफ यूज किया गया है। हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ क्यों किया? एक नॉन एग्जिस्टेंट इशू को इशू बना करके किस प्रकार वो हथियार के रूप में काम करे ताकि ये लोग पार्लियामेंट से नदारत रहे, ताकि असली मुद्दों पर चर्चा ना हो, ताकि पार्लियामेंट स्टॉल हो जाए। यही इनका हथियार है। आज भी इस मंच से मैं कहना चाहूंगा, राहुल जी, आपके फोन में हथियार है तो तुरंत फोन को जाके पार्लियामेंट के थाना में आप सरेंडर करिए, हथियार निकलवाइए। हथियार रख के फोन में मत चलिए, ये अच्छी बात नहीं है। आपने सियासी हलचल का ट्रेलर देखा, अब हम आपको इन तस्वीरों के पीछे के सियासी एंगल के बारे में बताते हैं। दिल्ली में ममता बनर्जी के 5 दिवसीय दौरे और राहुल गांधी के एक्शन और एग्रेशन का मतलब समझिए। ममता बनर्जी 2024 में मोदी के खिलाफ विपक्ष को एक मंच पर या कहें एक प्लेटफॉर्म पर लाने के मिशन पर है, यानी ममता फ्यूचर प्लानिंग का होमवर्क कर रही हैं। वहीं राहुल गांधी ताजा राजनीतिक हालात को लेकर मोदी सरकार को संसद में घेरने के लिए विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं। एक लाइन में समझें तो ममता लॉन्ग टर्म प्लानिंग के रोल में है और राहुल गांधी अभी शॉर्ट टर्म प्लानिंग के हिसाब से कदम आगे बढ़ा रहे हैं। अगर कोविड खत्म हो जाएगा तो उसका बाद हम एक बहुत बड़ा रैली ब्रिगेड पैरेड ग्राउंड में करेंगे, जिसमें हम शरद पवार जी, चिदम्बरम जी, दिग्विजय जी, सोनिया जी, हम जैसे हमारा हॉट चीफ मिनिस्टर है, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे कर्नाटका हो, चाहे आंध्र प्रदेश हो, चाहे केरला हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे दिल्ली हो, हम सबको निमंत्रित करके आप लोग को इधर में ले आएंगे। आपको सबको पार्टी को एक साथ में, तो सब लोग मिलके हम लोग जनता का पास हमारा जो कमिटमेंट, वो कमिटमेंट बार बार हम बोलेंगे। आज 3 साल अभी बाकी है, लेकिन 3 साल का बहुत कम, 2.5 साल बाकी है। इतना ज़्यादा
जल्दी करने से भी नहीं होगा, इलेक्शन का टाइम पे अगर हम जोट बांधे तब भी कुछ नहीं होगा। अभी दिन है जो एक एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसके लिए आइए हम जोट बांधे, हम गठबंधन तैयार करें और आगे बढ़े और इंडिया को पथ दिखाए, रोशनी दिखाओ। इंडिया को रोशनी दिखाना आज जरूरी है अगर जनता को अब सेफ रहने चाहते हैं तो। हमारा सिर्फ एक सवाल है, क्या हिंदुस्तान की सरकार ने पेगासस को खरीदा, हाँ या ना? क्या हिंदुस्तान की सरकार ने अपने लोगों पर पेगासस हथियार का इस्तेमाल किया, हाँ या ना? हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं। आज तक ब्यूरो। अब सवाल यह भी कि आखिर किस फॉर्मूले के साथ ममता बनर्जी विपक्षी रथ को दिल्ली में सत्ता की एंट्री दिलवाने की सोच रही हैं। आखिर वो कौन सा खेला बाकी है जो दिल्ली की केंद्रीय सत्ता में काम कर जाएगा? क्या ध्रुवीकरण का मसला होगा या फिर उन मुद्दों को सुलझा लिया जाएगा जो विपक्षी मंच को एक नहीं होने देते? अगर डिस्कशन नहीं होता तो कहां पे चर्चा होगा? पेगासस में मैं चाहती हूँ कि प्राइम मिनिस्टर एक ऑल पॉलिटिकल पार्टी मीटिंग बुलाए, मीटिंग बुला के सबके साथ बात करके ओपिनियन लेके कोई ना कोई सुप्रीम कोर्ट से इंक्वायरी हम लोग का होना चाहिए। Also we discuss about the unity of the opposition. So all we discuss, it was a very good meeting, positive meeting. I think the positive result must come out in the next future. बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जो कहा उसे आपको सरल भाषा में समझाते हैं। बड़ी बात नंबर 1, बीजेपी को हराना है तो विपक्ष को एकजुट होना है। बड़ी बात नंबर 2, सोनिया गांधी और राहुल से चर्चा सकारात्मक रही। बड़ी बात नंबर 3, बंगाल के बाद देश भर की सियासत में खेला होबे शुरू। बड़ी बात नंबर 4, लड़ाई चेहरे की नहीं 2024 में बीजेपी को हराने की है। बड़ी बात नंबर 5, राज्य और राष्ट्र की राजनीति को अलग अलग देखें। बंगाल की सियासी जीत के बाद विपक्षी नेताओं में ममता का कद और बढ़ गया है। ऐसे में सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात में राहुल की मौजूदगी दूरदर्शी मानी जा रही है। एक कोशिश है राहुल से समन्वय और संवाद बनाने की, क्योंकि वो जानती हैं कि विपक्ष के लिए कांग्रेस जरूरी है और राहुल के बगैर कांग्रेस अधूरी है। ममता बनर्जी के सियासी एक्शन को बारीकी से देखें तो चेहरे के चुनाव पर भले ही चुप्पी हो, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि वो विपक्ष को एकजुट करने की नई धुरी के रोल में नजर आ रही हैं। इसे आप ममता की सियासी दाव से समझ सकते हैं। ममता बनर्जी की सोनिया राहुल से मीटिंग, देश में सबसे बड़ी विपक्ष की पार्टी। ममता बनर्जी की अरविंद केजरीवाल से मुलाकात, केजरीवाल उत्तर भारत में सियासत का बड़ा चेहरा। ममता की लाइन एकदम क्लियर है, जब तक विपक्ष एक साथ बीजेपी के खिलाफ राष्ट्रीय गठबंधन नहीं बनाएगा, बीजेपी को रोकना मुश्किल है। ममता के इस प्लान में कुछ चुनौतियां हैं और उन्हीं चुनौतियों को ममता दूर करने के लिए सभी विपक्षी पार्टियों के साथ मंथन कर रही हैं। चुनौती नंबर 1, पंजाब दिल्ली में कांग्रेस और आप सियासी दुश्मन हैं, दोनों पार्टियों को राष्ट्रीय स्तर पर एक साथ लाना। चुनौती नंबर 2, बंगाल में लेफ्ट और कांग्रेस की विरोधी पार्टी है टीएमसी, बीजेपी को हराने के लिए तीनों पार्टियों को एकजुट करना। चुनौती नंबर 3, बीजेडी, वाईएसआर कांग्रेस और एआईएडीएमके विपक्ष के साथ नहीं, क्षेत्रीय क्षत्रपों को मोदी विरोधी गुट में शामिल करना। चुनौती नंबर 4, 2024 में ऑल बना मोदी, सभी पार्टियों को राष्ट्रीय स्तर पर देश में एक करना। तो ये तमाम ऐसी चुनौतियां हैं जो ममता के सामने। लेकिन 2024 के लिए क्या बीजेपी के खिलाफ कमान वाया कोलकाता तय होगी? ममता बनर्जी क्या इसी एजेंडे के साथ दिल्ली के दौरे पर हैं? वो भी जानती हैं कि जब तक विपक्षी कील कांटे दुरुस्त नहीं होंगे तब तक मोदी से टक्कर लेना भी मुश्किल होगा। लेकिन सवाल यही है कि अपने अपने सियासी हितों में कैद विपक्षी दल क्या एक साथ आएंगे? दिल्ली में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का लंबा चौड़ा दौरा है। 3 दिन के दौरान देश के तमाम सियासी हस्तियों से मुलाकातों का दौर शुरू हो चुका है। मंगलवार को पीएम मोदी से बातचीत हुई, लेकिन बुधवार का पूरा दिन
उन्होंने मोदी सरकार को घेरने की रणनीति के नाम कर दिया। ममता बनर्जी का 3 दिनों तक दिल्ली में डेरा रहेगा, लेकिन सबसे बड़ा एजेंडा सिर्फ एक, दिल्ली से मोदी सरकार को 2024 में जीत की हैट्रिक बनाने से रोकना। हालांकि मोदी के खिलाफ ममता की अदावत की जड़ें उसी वक्त मजबूत होने लगी थीं, जब 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बंगाल में तृणमूल के गढ़ को झकझोर कर रख दिया था। 22 में से 18 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा जमाकर बता दिया था कि उनका अंदाज़े बंगाल क्या है। विधानसभा चुनाव से पहले भी पीएम मोदी ने अपने आक्रामक तेवर से ममता को सावधान कर दिया था। बंगाल के हर घर से एक ही आवाज आ रही है, बंगाल के हर मुख से एक ही आवाज आ रही है, 2 मई दीदी जाच्छे। ममता को आभास हो चुका था कि अब नहीं संभली तो बंगाल में सत्ता बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। हालांकि बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता ने प्रचंड जीत हासिल कर बीजेपी के मंसूबों पर पानी फेर दिया, लेकिन उसी के तुरंत बाद बीजेपी और एनडीए सरकार के खिलाफ ममता ने अपनी कोशिश को और धार देनी शुरू कर दी। 9 जून को ममता ने सभी विपक्षी दलों से केंद्र के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया। गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से अपील की कि वो बीजेपी के विरुद्ध ऐलान जंग करें। 21 जुलाई को ममता ने कोलकाता में पहली बार कहा कि बंगाल के बाद अब पूरे देश में खेला होबे, यानी बीजेपी के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर तब तक खेल होगा जब तक 2024 में बीजेपी की सरकार सत्ता से बेदखल न हो जाए। ममता ने कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव में अब सिर्फ 2.5 साल बचे हैं, लिहाजा अभी से योजना बनानी होगी। बंगाल इलेक्शन में ममता के चुनावी सलाहकार प्रशांत किशोर ने नतीजों के बाद कई बार खुद ममता और शरद पवार से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक मोदी के खिलाफ एक नए मोर्चे पर बात हुई। दिल्ली में भी प्रशांत किशोर ने राहुल और प्रियंका से मुलाकात कर इस चर्चा को और हवा दी। ममता की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के नए सिपाही यशवंत सिन्हा ने भी कई विपक्षी नेताओं को एक ही मंच पर बैठक के लिए बुलाया। कहा गया कि ममता मोदी के खिलाफ एक राष्ट्र मंच के निर्माण में जुटी हैं। আমরা চাই না কোনো হিংসা হোক বা কিছু হোক, কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি কিছু সেন্ট্রাল মিনিস্টাররা প্রয়োজন নেই যখন পলিটিক্যাল সমস্ত কিছু বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে বিজেপি যে জায়গাগুলো জিতেছে আমরা একটা ব্ল্যাক স্পটের জায়গা বের করেছি, কোথায় কোথায় অ্যাকচুয়াল গন্ডগোলগুলো ঘটেছে। दिल्ली से ममता का यूं भी पुराना नाता रहा है। बंगाल से कई बार सांसद बनी और केंद्र में मंत्री पद भी संभाला। अब बंगाल में बड़ी जीत के बाद ममता की महत्वाकांक्षा फिर से किसी और बड़ी भूमिका में दिल्ली की ओर रुख करने लगी है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। ममता ये भी जानती हैं कि 2021 का बंगाल चुनाव तो जीत लिया, लेकिन अगर 2024 में केंद्र में मोदी को नहीं रोका तो 2026 विधानसभा चुनाव में जीतना बेहद मुश्किल होगा। आज तक ब्यूरो। से बड़ी खबर झारखंड के धनबाद से बड़ी खबर, जहां पर एडिशनल जिला जज की हादसे में मौत के बाद अब विवाद गहराता जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज में साफ नजर आ रहा है कि किस तरीके से टेम्पो से टक्कर के बाद धनबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद ने दम तोड़ दिया। हालांकि परिवार यहां पर यह कह रहा है कि यह दुर्घटना नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या है। इसीलिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर सीबीआई जांच की मांग परिवार लगातार कर रहा है। उधर पुलिस ने इस मामले में फिलहाल 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है।